हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एज खान सर टेक साइंस में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं और ये है आपकी न्यू वीडियोस मैथ्स मॉडल एक्टिविटी टास्क। तो मॉडल एक्टिविटी टास्क जो है ये क्लास 10th का है मैथ का। ये 2021 अगस्त मंथ का होगा, जो टास्क 3 कहेंगे। हम लोगों ने टास्क 1 टास्क 2 कर लिया था, मॉडल एक्टिविटी टास्क 1 2, ये 3 है मॉडल एक्टिविटी टास्क। चलिए हम लोग बिना टाइम को लॉस्ट किए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला है विकल्प प्रश्न। विकल्पित प्रश्न मतलब एमसीक्यू टाइप के ये क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पहला 1 नंबर क्वेश्चंस है, वास्तविक गुणांक के साथ एक चर में द्विघात समीकरण है, बताया इसमें से कौन सा है जो द्विघात समीकरण होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ax² + bx + c होता है। ये इक्वेशन जहाँ पे x² आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है। यहाँ पे x है और ये x² है, दोनों मिलकर कितना हो गया, x³ हो गया। x³ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, इसीलिए आप इसे काट दीजिए। फिर आप को बी नंबर अगर देखेंगे हम लोग तो x² और x² मिल करके x⁴ हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, काट दीजिए इसे। सी नंबर देखते हैं हम लोग, x × x x² माइनस x × 1 x माइनस ये x x² माइनस x माइनस x माइनस 2x हो गया इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपके लिए यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया कैसे ये करेक्ट हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। समीकरण के मूल है, तो बोला है कि क्या चीज़ यहाँ पे रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो समीकरण का मूल है। दैट मीन्स आपसे कहना ये चाह रहा है ये कि इसमें से कौन सा नंबर यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये 0 हो जाएगा सॉल्व करके। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर को पुट करेंगे जो सॉल्व करके 0 हो जाएगा। पहले हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे देखिए उतार लिए हैं, ये इक्वेशन को मैंने उतार लिया है, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट चुना है सी ऑप्शन 1 और -3 को। देखते हैं 1 बैठाते पहले। यहाँ देखिए x है, ये x है, इस x के जगह आप पहला नंबर क्या 1 है तो आप 1 पुट कर दीजिए, तो 2 × 1 ये -2 है, फिर ये ब्रैकेट हो गया, फिर x के जगह ये -3 है ना, c में देखिए -3, आप -3 लिख दीजिए, +3 जो था वही लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 -2, 2 में से 2 गया 0 हो गया, अब -3 + 3 ये 0 हो गया, तो 0 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपको कितना लाना था, 0 लाना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ओके, आगे हम लोग देखिए सी नंबर, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर से 50 रुपया का ब्याज, उसी दर से 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कितना होगा। ऑप्शन में आपको दिया है 2 गुना, ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुना, आधा, 1/4 और बराबर होगा। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते पहले। तो r इक्वल टू पहले दिया आपको 10%, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे दे दिया आपको r का वैल्यू, और बोला ब्याज 50 रुपया का, मतलब ये प्रिंसिपल आपको दिया है, तो p इक्वल टू 50 रुपीज़। और कितने वर्षों के लिए यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोल दिया फर्स्ट में ही 2 साल के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो 2 साल हमने लिख लिया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि I इक्वल टू P गुणा T गुणा R/100, पता है ये फॉर्मूला हम लोग को। P का वैल्यू 50, T का वैल्यू 2, R का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100। देखिए इसको काटने के बाद कितना आ गया, 10 रुपीज़। फिर दूसरा कंडीशन आपको बोला है उसी दर से माने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, मतलब 10% ही रहेगा। और इस बार जो है प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100 रुपया और टाइमिंग 1 ईयर। तो देखिए फिर से r इक्वल टू 10% हो गया, p इक्वल टू 100 जो आपको यहाँ दिया हुआ है, और t इक्वल टू 1 ईयर्स दिया हुआ है। तो हम लोग फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, I इक्वल टू p × t × r/100। देखिए 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10 रुपया, यहाँ भी 10 रुपया और यहाँ भी 10 रुपया, मतलब कि दोनों बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके लिए देखिए डी करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा आप लोग को ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन में बोला है कि O केंद्र वाले वृत्त की 2 जीवा है। O केंद्र वाला एक वृत्त है, मान लेते, देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना दिया है। O केंद्र है, ये O केंद्र है, उसकी ये वृत्त हो गई, ये वृत्त है, उसका केंद्र O है, O केंद्र वाला वृत्त, जिसकी 2 जीवा PQ और RS है। एक जीवा देखो जिसको बोलते हैं कोड या जीवा, एक PQ है और दूसरा हम लोग मान लिए एक RS है। ये जीवा 2 जीवा है जिसकी लंबाई एक समान है, इसकी लंबाई एक समान है। मान लेते ये 12 है तो ये भी 12 होगा,
ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी लंबाई शायद देगा। तो केंद्र से जीवा पी क्यू की दूरी 8 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं दिया यहाँ पे। केंद्र से जो है जीवा पी क्यू, जीवा देखो पी क्यू ये जीवा है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसका वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो केंद्र से जीवा आर एस की दूरी कितनी होगी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये बताना आपको। और ऑप्शन में आपको दिया 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चंस इजी है, क्वेश्चंस में कोई टफनेस नहीं है, थोड़ा सा ना आपको थ्योरेटिकली इसको मान लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर दोनों जीवा जो है केंद्र से क्या होगा, समान दूरी पर है, मतलब कि समान दूरी पर अगर दोनों जीवा है तो मतलब समझ जाइए ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपके लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्योरी बेस्ड, वृत्त की जीवा पी क्यू और आर एस दोनों एक समान है, पी क्यू और आर एस दोनों एक समान है, यानी एक समान है तो एक ही दूरी पर होगा, क्योंकि सर्किल जो छोटा बड़ा होता नहीं है, बराबर होता है, इसलिए केंद्र से दोनों जीवा की दूरी भी एक समान ही होगी। तो केंद्र से दोनों जीवा की दूरी कितना होगा, एक समान होगा, अर्थात केंद्र से जीवा आर एस की दूरी, यानी केंद्र से, ये केंद्र है, इससे जीवा आर एस है, इसकी दूरी भी कितना होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपके लिए, करेक्ट हो गया। ओके, अभी तक जिसने भी चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे चैनल को, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स वाला। ओके, ट्रू और फॉल्स का आ गया 2 नंबर में, हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया। ओके, 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, यदि एक घन के भुजा की लंबाई पहली घन की आधी हो तो घन का आयतन पहली घन के आयतन का 1/8वां भाग होगा, सही है या गलत है। बोला है कि एक घन के भुजा की लंबाई जो होगा पहली घन की आधी हो। मान लेते हैं कि ये वाला देखो, ये पहला घन है, आप लोग इसको समझिए, ये मान लेते हैं कि ये पहला वाला एक घन बना है, ये एक पहला वाला एक घन बना है और ये एक पहला घन है, ठीक है। तो बोला है कि एक घन के भुजा की लंबाई पहली घन की आधी हो, मान लेते हैं इसके घन का भुजा ए है, तो अब जो फिर से एक घन बनाएंगे तो उसका भुजा क्या बोला है कि आधी होगा, मतलब जाहिर सी बात है ये वाला छोटा हो जाएगा, आपको पता है। तो ये वाला मान लेते हैं, आधा कैसे होता है, ए का आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, आपको पता है। जैसे मान लेते हैं 10 है आपके पास, तो 10 का आधा कितना होगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ना ये 5। इसी तरह से आप ए का भाई इतना कर लेंगे। अब यहाँ समझिए आपको सही है गलत है, आपको तो मैंने सही बता दिया है, कैसे हुआ यहाँ देखिए। पहले घन की भुजा हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे a माने, इसको x मान लिया, 1 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, साइड का क्यूब होता है, तो साइड आपको कितना दिया, भुजा आपको दे दिया x, तो x का क्यूब इतना हो गया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं हम लोग इतना। ओके, दूसरी घन की भुजा कितना हो जा रहा है, क्या बोला, दूसरा घन का भुजा यानी कि उसका आधा है, तो आधा मतलब a/2 यानी कि x/2 हो गया, ये आधी है तो इतना सेंटीमीटर। तो इसका आयतन भी क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी x/2 का होल क्यूब, तो x का क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, आपको पता है ना। 2 का क्यूब मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो देखिए मैंने 8 लिख दिया। अब बोला दोनों का रेशियो का आयतन का अनुपात जो है, पहला आयतन 1/8वां भाग होगा, जो पहला आयतन होगा 1/8वां होगा। तो पहले यहाँ देखो x³ = x³/8, ये x³ ये x³/8, x³ कट गया तो 1:2 कितना हो गया, 1/8, यानी कि ऑप्शन 1/8 सही, यानी ये करेक्ट हो गया। ओके, ये ट्रू हो गया, समझ में आया आपको, वेरी गुड। अगर देखिए 2 नंबर सम में बोला है कि a/2 = b/3 = c/4, तो a:b:c बराबर 4:3:2 होगा, ये सही है या गलत है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, सही है गलत है। तो हम लोग देखिए a/2 b/3 c/4 = k, हम लोग लेट कर लिए, मान लिया इसको। तो a = कितना हो गया, 2 × k 2k, b = 3 × k 3k, c = 4 × k 4k हो गया। ओके, तो हम लोग अगर रेशियो रखते हैं a:b:c, तो a के जगह यहाँ पे कितना है 2k 3k 4k, मान लेते k कॉमन ले लिए या k को हम कैंसिल कर देते तो बचता 2:3:4, बट हम लोग को यहाँ बोला गया 4:3:2, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। ओके, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ आ रहा है, वेरी गुड। चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि मूलधन P रुपया हो और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर R% हो, तो दूसरे वर्ष का मूलधन PR/100 होगा,
ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है फॉर्मूला P × 1 + R/100 का पावर n-p। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये गलत है आपका। ओके, चलिए ये हो गया। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चित्र में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। ये देखिए चित्र है, इसमें O केंद्र वाला ये वृत्त है, इसका व्यास ये AB है। बहुत ही अच्छा। वृत्त के भीतर Q एक बिंदु है, वृत्त के अंदर में देखिए भीतर में Q एक बिंदु हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। तो AQB हमेशा न्यून कोण होगा। तो AQB जो होगा ये न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा ये। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग सर्कल के ऊपर यानी अर्धवृत्त के ऊपर में कोई अगर कोण बनता है, अर्धवृत्त के ऊपर अगर कोई कोण बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो पहली बात आप समझिए न्यून कोण होता क्या है, वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे बनता है ये कोण तो ये 90 डिग्री हो जाता, जो न्यून कोण नहीं होता। लेकिन ये कोण देखिए अंदर बन रहा, ये बाहर ऊपर टच नहीं किया, ये परिधि यानी सर्कल को टच नहीं किया, इसलिए ये हमेशा 90 से छोटा यहाँ पे ये एंगल। तो इसलिए अगर ये एंगल छोटा है तो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा, मतलब ये सही है। समझ में आ गया, वेरी गुड। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका सोल्यूशन दिखा रहे हैं। लेकिन कोण AQB अर्धवृत्त पर बना कोण है, पर Q परिधि को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो कोण AQB का मान 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा। और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। द एंगल विच इज लेस देन द 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ओके, बहुत ही अच्छा, ट्रू फॉल्स हम लोग कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं संक्षिप्त उत्तरी प्रश्न में। संक्षिप्त उत्तरी प्रश्न में हम लोग आते हैं। यदि एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर हो तो बेलन का अर्धव्यास बताइए। देखिए बेलन का होता है ये, अगर देखें हम लोग पेन देख रहे हैं ना, ये बेलन आकार का, इसको भी हम लोग बेलन बोलेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला आपके सामने बना दिए बेलन ने, तो आप लोग बोलोगे ये रोटी बेलने वाला बेलन है ना क्या, चलो ठीक है। देखिए ये वाला हम लोगों ने ऐसे किया इसीलिए क्योंकि ये ड्राइंग अगर 3D फिगर में देखेंगे तो इसको हमको डैश से करना पड़ेगा, अंदर से निकालें। ये देखिए हमारा एक बेलन हो गया, ठीक है। एक बेलन का आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल, यानी आयतन मतलब इसमें कितना कैपेसिटी है रखने का, उसको हम लोग कहते हैं आयतन, यानी उसको वॉल्यूम कहेंगे। और क्षेत्रफल मतलब ये कितना एरिया वो कवर कर पा रहा है, ये क्षेत्रफल है इसका। तो बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो बेलन का अर्धव्यास कितना होगा, यानी बेलन का रेडियस कितना होगा, यानी कि बेलन का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये पूछा आपको। ओके, या तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए आप, तो सेम ही होगा ना ये। ओके, माना बेलन का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं इसको 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, ये πr²h हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrh, ये हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चंस में बोला है कि दोनों बराबर होगा। देखिए हमने दोनों को बराबर कर दिया, यानी कि πr² और 2πrh दोनों इक्वल हो गया। अब एक चीज़ समझिए, आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसको ये कर दिए, ओके, ताकि हमने यहाँ पे पाई और h को मैंने इस साइड भेज दिया, r² जहाँ है πh भेजेंगे इसके नीचे आ गया। अब आपने देखा कि r² है, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, r² का मतलब होता है आपको 2 r लिखना पड़ेगा, r गुणा r, जैसे 2² का मतलब कितना होता है 2 × 2 है ना, ठीक है। तो r × r, तो इधर में जो 2πrh/πh है ये कैंसिल, पाई कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, और एक तो r भी हम कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया r = 2 सेंटीमीटर, आंसर हो गया आपका। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ये था 3 का 1 नंबर था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस। अब 4 नंबर क्वेश्चंस में देखिए लिखा, प्रमाणित करें कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर संपूरक होते हैं, यानी इसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो हमेशा संपूरक होते हैं। तो संपूरक क्या होता है, अनुपूरक क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझा देते हैं पहले, ठीक है। संपूरक का मतलब होता है अगर 2 एंगल है उसको ऐड करने के बाद उसका वैल्यू 180 डिग्री आता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल्स हम लोग दे देते हैं, एंगल ABC ये एक हो गया, यानी एंगल ABC प्लस
एंगल ए डी सी, ये वाला देखिए एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी दोनों मिला कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल को जोड़ करके अगर आपको 180 डिग्री आता है तो वो एक संपूरक कोण हो जाएगा, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और एक होता है अनुपूरक कोण, मतलब कि कम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये दोनों को ऐड करके 90 डिग्री होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल अनुपूरक, लेकिन हम लोग को संपूरक बोला, हम लोग को ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। ओके, चलिए सॉल्व करते। ओके, पहला हम लोग देखते हैं, ये थ्योरम है इसलिए इसका लिखते हैं हम लोग। मुख्य प्रतिज्ञा है ये, यानी प्रूव्ड है। कल्पना किया कि ओ केंद्र वाले वृत्त में स्थित, ओ केंद्र वाला ये एक वृत्त है, इसमें स्थित ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है ये। तो सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और एवं एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए बी ए डी कौन सा हो गया, बी ए डी इस साइड का एंगल और बी सी डी इस साइड का एंगल, इसको भी जोड़ के 180 डिग्री होगा और इसको भी जोड़ के 180 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लिया। अब हम लोग को देखते हैं रचना। अगर हेडिंग देखते हैं तो रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसका करेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन मतलब कि कॉमा, कंस्ट्रक्शन में मतलब थ्योरम में देखिए ये चीज़ नहीं बोला, लेकिन हम लोगों ने इसको मीट किया, मिलाया है। मतलब कि ओ ए और ओ सी को हम लोग क्या किए, मीट किए, मिला दिए। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे डायरेक्ट के बाद, ए ओ और सी ओ को मिलाया, ये दोनों को हम लोग मिला दिए। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रमाण में। प्रमाण मतलब प्रूफ करने में। वृत्त चाप ए डी सी द्वारा, यानी वृत्त चाप ए डी सी, वृत्त चाप का नाम है ए डी सी, यानी कि एक अर्क है। वृत्त चाप ए डी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र मतलब सेंटर पर जो एंगल बनेगा ए ओ सी है, और परिधि पर बना कोण ए बी सी है, यानी परिधि मतलब सरकमफेरेंस पर जो एंगल बन रहा है वो ए बी सी है। ये आपको समझ में आ रहा, यानी कि ये अगर जो हम लोग मानते हैं अर्क को, तो इसका अपोजिट वाला एंगल सरकमफेरेंस में हम लोग लेंगे। ओके, यानी एंगल ए ओ सी केंद्र पर कोण है, सेंटर एंगल, एंड ए बी सी सरकमफेरेंस माने परिधि पर का एंगल हो गया। आपको पता चल गया ये चीज़। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, आपको एक चीज़ समझ के रखना पड़ेगा कि जो सेंटर पर का एंगल होता है ना, वो परिधि पर के एंगल का हमेशा डबल होता है। मान लेते हैं कि ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, आपको 30 हो जाएगा। ये अगर 120 है तो ये आपको 60 हो जाएगा। मतलब इस सरकम यानी कि सेंटर पर का एंगल हमेशा डबल होगा परिधि पर के एंगल का। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए वृत्तस्थ एंगल ए ओ सी, एंगल हम लोग आते हैं ए ओ सी में, ये किसके बराबर हो जा रहा है, 2 एंगल ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी के बराबर हो गया। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे 2 क्यों लिखे, हाँ देखो इसको बराबर हम किए इसीलिए हम लोगों ने 2 लिखे। जैसे हम लोग मान लेते यहाँ पे आपको हम लिखते हैं यहाँ पे 60 और यहाँ पे लिखते हैं हम 30। ओके, तो बराबर दे सकते हैं हम लोग, नहीं दे सकते इसको बराबर, क्योंकि ये डबल है, ये आधा है। अब हम लोगों ने अगर यहाँ पे 2 लिख दिए तब ये डबल हो जाएगा, है ना। ये 60 है तो ये भी 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये डबल। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे 2 रखा, यानी कि 2 एंगल ए बी सी इसके बराबर हो गया। अब अगर हम लोग एंगल ए बी सी ओनली निकालेंगे तो ये 2 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, है ना। जैसे हम लोग करते थे 5x बराबर कितना लिखते थे 6, तो x बराबर कितना होता था 6/5, ऐसे करके एक सॉल्व कर देते थे। इसी तरह से एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए ओ सी बाई 2, समीकरण 1 इसका नाम दे दीजिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पुनः चाप ए बी सी पर बना कोण। अब देखिए यहाँ पे, अब इधर देखिए, पहले हम लोग चाप किसको लिए थे, ए डी सी को लिए थे। अब चाप किसको ले रहे हैं, ए बी सी को ले रहे हैं। अब जो चाप ले रहे हैं वो ए बी और सी को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आते हैं, ए बी सी पर बना कोण ए ओ सी केंद्र पर का कोण है, ए ओ सी केंद्र पर यानी सेंटर पर का एंगल आपको पता है, एवं परिधि पर बना कोण ए डी सी है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए जब हम लोग इसको चाप लिए थे तो परिधि पर एंगल बना था ए बी सी, लेकिन जब हम लोग इसे चाप ले रहे ए बी सी को तो परिधि पर एंगल बन रहा ए डी सी। देखिए यहाँ पर परिधि पर का एंगल क्या बन गया, ए डी सी। तो आपको पता है ए ओ सी बराबर 2 एंगल ए डी सी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया था, अभी दिखाया था, है ना, उसी तरह कर दिए। तो एंगल ए डी सी बराबर इस 2 को आप इसके नीचे भेज दीजिए तो एंगल ए ओ सी हो गया।
तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं। समीकरण 1 में देखिए ABC एक तरफ है, समीकरण 2 में एक तरफ ADC है। तो देखिए ABC प्लस ADC इक्वल टू हम लोग को देखिए यहाँ पे 2 एंगल AB, इसमें देखिए एंगल AOC बाई 2 और यहाँ पे एंगल AOC बाई 2, दोनों तरफ AOC बाई 2 AOC बाई 2, यानी ये 1/2 लिखो, ये यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो 1/2। जब आपने 1/2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा बृहद कोण AOC प्लस AOC, ये बच गया। तो देखिए एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 1/2 बृहद कोण एंगल AOC प्लस एंगल AOC। अब एक चीज़ समझिए, एंगल यहाँ पे देखिए ABC प्लस एंगल ADC बराबर 1/2 इंटू 360 डिग्री। कितना डिग्री हम लोग माने, 360 डिग्री। क्यों माने, क्योंकि AOC और AOC ये देखो दोनों मिला करके 180 प्लस 180, ये AOC 180 क्यों माने, क्योंकि अगर कोई एंगल सेंटर यानी सर्कल के सेंटर पर से ये गुजरता है तो ये 180 डिग्री हो जाता है एंगल। तो ये होता है आपको 180 मिले 360, हमने 360 को काट के कितना ला दिया, 180 डिग्री ला दिया, ये प्रमाणित हो गया, यानी ये प्रूव हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने ये चाप को लेकर के प्रूफ किया था। अब हम लोग इसको लेके कर सकते हो, आप लोग DAB कोण को लेके कर सकते हैं और DCB कोण को लेकर के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ्ड। ओके, समझ में आया आप लोग को। ओके, थैंक यू। और हमारा जो चैनल्स है इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है इस चैनल्स को। प्लीज़ से सपोर्ट इट, फॉलो इट एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू।